नमस्कार मित्रों। भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 185वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करते हैं। आज भी हमारी इस कड़ी को शुरू कर मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका सिंह से, जो भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। साथ ही जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी आप अपनी सेवाएं वहां दे रही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय भोपाल के नोएडा परिसर से आपने अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और वर्तमान में रेडियो पॉडकास्टिंग पर आप पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं। एक शिक्षक के रूप में अकादमिक क्षेत्रों से आपका सक्रिय जुड़ाव रहा है और शिक्षण में आने के पूर्व आप रेडियो इंडस्ट्री के साथ जुड़ी रहीं और आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रहीं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के साथ आपका उस समय भी सक्रिय जुड़ाव रहा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह। Thank you, sir. So by this, I am pleased to welcome you all in our 185th webinar of Media Webinar Series. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 28-year-old bilingual media journal, I request the participants to... So by this, I welcome you all, and I'm really grateful to announce this, that we announce that the Communication Today and Bharatiya Vidyapeeth have hands joined together, which is a 28-year-old bilingual media quarterly journal, and Bharatiya Vidyapeeth campus, which is a 60-year-old institutions, are working together and organizing this media lecture series in online mode. So through this, we are here to start our 185th webinar. So before moving ahead, let's remember Ma Saraswati, Lord Saraswati through this vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपने करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. So today on 20th November 2025, we gather to explore profound vision for Dr. Ram Manohar Lohia. So through this webinar, we are going to explore major related facts on sir, and so on this day I welcome Dr. Srivastav sir, Faculty Library and Information Science and Department MCU Bhopal, and Dr. Jayant Singh Tomar, Media Education and Activist Gwalior. I welcome you, sir. I welcome you, ma'am, in this webinar, and by this we can start, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. चलिए, बहुत बहुत आभार आपका इस प्रस्तुति के लिए। और जैसा कि प्रियंका ने आपको बताया, कम्युनिकेशन टुडे लगभग 3 दशक से प्रकाशित हो रहा है और भारतीय विद्यापीठ की 7 दशक की अपनी यात्रा। देश के मीडिया शिक्षण में भारतीय विद्यापीठ का अपना एक नाम है और विशेषकर मीडिया एजुकेशन में अपने बेहतरीन आधारभूत ढांचे के आधार पर मीडिया कर्मों की एक नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए यहाँ के युवा समर्पित शिक्षकों की टीम जिस तरह से काम कर रही है, मुझे स्वयं 3-4 बार आपके इन अकादमिक आयोजनों में जाने का मौका मिला और मैंने प्रत्यक्ष उसको देखा। हमारी 100 वेबिनार्स के बाद कम्युनिकेशन टुडे की हमने
शेक इन किया भारतीय विद्यापीठ के साथ प्रोफेसर एम.एन. हुडा की पहल पर, जो उसके डायरेक्टर हैं। और 101वें वेबिनार से हमारी ये यात्रा निरंतर चल रही है, जिसका नियमित संचालन प्रियंका जी कर रही हैं। आज का जैसा विषय बताया गया, आज का विषय है लोहिया का भारत, समता, स्वतंत्रता और स्वराज्य का स्वप्न। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम से लेकर भारतीय राजनीति स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक पटल पर एक ऐसा प्रमुख नाम है, ऐसे प्रमुख हस्ताक्षर हैं जिन्होंने अपनी वैचारिक चेतना से अपने समय को गहराई से प्रभावित किया था। आज उन्हीं के उन सपनों का, उन्हीं के जीवन मूल्यों का हम एक तरह से विवेचन विश्लेषण करेंगे, ताकि नई पीढ़ी कम से कम उनके उस योगदान को समझ सके। और हमारे साथ आज दो ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लोहिया के जीवन दर्शन पर, उनके कार्यों पर निरंतर बहुत समय से शोध अनुसंधान किया है। जयंत तोमर जी और शिवा श्रीवास्तव जी, जो अपनी बात आपसे करेंगे। इनका विस्तृत परिचय मैं आपको दूंगा जब मैं इन्हें आमंत्रित करूंगा अपनी बात कहने के लिए। और विषय प्रवर्तन के पहले हमारी परंपरा है हमारे अतिथियों का सम्मान ई बुके से करने की। जैसा आप जानते हैं, जब भी कोई एक भौतिक आयोजन होता है, वहां हम बुके से या प्लांट्स से या स्टॉल उड़ा करके हमारे अतिथियों का सम्मान करते हैं। लेकिन चूंकि ये पूरा आयोजन एक डिजिटल मोड पे हो रहा है, वायवीय उस पर हो रहा है, तो प्रियंका जी सम्मान कर रही हैं आपका इस ई जी बुके से। सर, थ्रू दिस ई बुक है मेरा मैसेज सबको ये है कि जिस तरीके से ये जो फ्रेग्रेंस है, इस फ्लावर की जो महक है, खुशबू है, फ्रेशनेस है, हमें उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में इम्बाइब करके चलना चाहिए और हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, अपने थॉट्स को हमेशा फ्रेश रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और इसी पुष्पों की खुशबू जिस तरह से दिग दिगंतर में अपनी सुगंध प्रसारित करती है, हमारा भी यही लक्ष्य है, उद्देश्य है, एक सपना है कि विचारों की ये यात्रा, विचारों की जो खुशबू है, विचारों की जो सुरभि है, वे भी उसी तरह से दुनिया के उस हर कोने में पहुंचे जो हमारी भाषा, हमारे प्रतीकों को समझता है। कोविड ने इस मानवीय सभ्यता को अनेक चुनौतियां दी हैं, अनेक संकट उनके सामने खड़े हैं, किए हैं। लेकिन ये हमारी जिजीविषा जुनून का परिणाम है कि हमने उन संकटों में भी, उन आपदाओं में भी नए अवसरों को तलाशा। और ये जो वैकल्पिक माध्यम हमको मिला है, आज उसने ये संभव कर दिया है कि हम दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, तुरंत एक मंच पर जुड़ करके हम एक साथ संवाद कर सकते हैं। तो आज का जो विषय लोहिया का भारत, समता, स्वतंत्रता और स्वराज्य का स्वप्न। लोहिया का एक नारा था, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यह केवल नारा नहीं था, बल्कि राम मनोहर लोहिया के पूरे जीवन का एक सार था। स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी चिंतक, तेजस्वी सांसद, आंदोलनकारी और संगठनकर्ता, न जाने कितने पक्ष लोहिया के व्यक्तित्व में हम देख सकते हैं, जिन्होंने भारत के तत्कालीन, वर्तमान से लेकर के भविष्य, उसको अपने व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित किया। 21 मार्च 1910 अकबरपुर उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। माता का साथ बहुत जल्दी छूट गया। पिता हीरालाल, जो स्वयं एक शिक्षक थे, स्वाधीनता सेनानी थे, उनके सानिध्य में राम मनोहर लोहिया का पालन पोषण होता है। बचपन से ही गरीबी, संघर्ष, सामाजिक असमानता को उन्होंने बहुत निकटता से देखा, महसूस किया, और शायद उसी ने उनके व्यक्तित्व को एक नई दिशा दी, एक नया मोड़ दिया। बचपन में ही गांधी के विचारों को उन्होंने पढ़ा और स्वाधीनता आंदोलन की जो चिंगारी थी, क्योंकि पिता स्वयं स्वाधीनता सेनानी थे, तो वो चिंगारी भी उस युवा राम मनोहर लोहिया में कहीं एक तरह से प्रज्वलित होने लगी थी। प्रारंभिक शिक्षा फैजाबाद, वाराणसी में हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए जर्मनी गए। एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर उस दौर में उनको मिलता है और वहीं से उन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके थीसिस थी जो हमारा नमक कर, जो नमक पर टैक्स लगाए गए थे उस समय, सॉल्ट टैक्सेशन एंड इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, किस तरह से उस नमक कर के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक नया रूप ग्रहण करता है। यूरोप में रहते हुए उन्होंने समाजवाद, लोकतंत्र और क्रांतिकारी राजनीति के उसके जो मर्म है उसे कहीं समझने की कोशिश की। और नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर के उन्होंने अनेक आंदोलनों में
अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से वे एक थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रह करके उन्होंने अपनी उन क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया। गोवा मुक्ति संग्राम में उनकी भूमिका रही और जेल यात्राएं तो मानो उनके जीवन का पर्याय बन गई थी। लाहौर, आगरा, मुंबई, गोवा, न जाने कितनी जेलों में रहने का उन्हें उस स्वाधीनता आंदोलन में सौभाग्य मिला था। न जाने कितनी यातनाएं उन्हें दी गई लाहौर जेल के अंदर, लेकिन जो इस प्रकार के क्रांतिकारी होते हैं उन यातनाओं से घबराते नहीं है, बल्कि उनको तो और अधिक शक्ति और सामर्थ्य मिलता है और वहीं से उनके उस राजनीतिक जीवन को भी एक नई दिशा मिलती है। बाद में वो कांग्रेस से अलग होते हैं स्वाधीनता के बाद और समाजवादी राजनीति के एक प्रमुख स्तंभ बन जाते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसे बाद में समाजवादी पार्टी के रूप में बदल दिया गया, उसकी स्थापना उन्होंने की। सांसद रहे। 1967 में जब देश के 9 राज्यों में एक तरह से संयुक्त विपक्षी सरकारें बनी थी, उनके उसमें भी उन्होंने अपनी एक निर्णायक भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने चौखंबा राज यानी सत्ता के 4 स्तरीय विकेंद्रीकरण की अवधारणा हमारे सामने रखी। 7 रिवॉल्यूशन, 7 क्रांतियां, जाति, रंग भेद, लिंग भेद, निरक्षरता, आर्थिक शोषण, निजी हथियार और दमनकारी राज्य के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने समाजवाद की जिस कल्पना की थी वो समता पर आधारित था। उन्होंने जाति नाश आंदोलन की आधार भूमिका तैयार की। उन्होंने हिंदी और भारतीय भाषाओं के पक्ष में आंदोलन चलाए। उन्होंने ग्रामीण स्वराज और विकेंद्रीकरण की बात कही। राजनीति में सादगी और नैतिकता और पारदर्शिता का उन्होंने पक्ष लिया। अनेक पुस्तकें उनकी हैं जो हमारा मार्गदर्शन आज भी करती हैं। 12 अक्टूबर 1967 को यह व्यक्तित्व भौतिक रूप से हमें छोड़ के चला गया। मात्र 57 वर्ष की उम्र में वो इस दुनिया को विदा कर गए, लेकिन अपने इस 6 दशक के जीवन में जो कुछ उन्होंने इस देश को दिया, समाज को दिया, उनके जो विचार हैं, निश्चित रूप में उनके अभाव में भी कहीं ना कहीं हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। भले ही उनकी मृत्यु ने भारतीय राजनीति में एक बड़े शून्य को छोड़ दिया, लेकिन उनके विचार आज भी कहीं हमें कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। राम मनोहर लोहिया की विचारधारा ने भारत की समाजवादी राजनीति को नई दिशा दी। राजनीति, बहुजन राजनीति, पिछड़े वर्गों का उत्थान, महिला अधिकार और भाषा आंदोलन और ग्रामीण विकास, उनमें सब में लोहिया के व्यक्तित्व के स्पष्ट छाप हम देख सकते हैं। अनेक राजनीतिक दल आज भी अपने आप को लोहिया की विचारधारा का अनुकरण करने का दावा करते हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में देश में उनके नाम से शोध केंद्र बने हुए हैं और अनेक युवक उनके उस समाजवादी, लोकतांत्रिक और मानवतावादी मूल्यों पर शोध कर रहे हैं। इस प्रकार से लोहिया ने जिस प्रकार के समाजवादी समाज का स्वप्न देखा, जिस तरह से उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक मुक्ति की बात कही। एक स्वतंत्रता हमको मिल गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन दूसरी स्वतंत्रता की हम आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो राम मनोहर लोहिया ने जिस तरह से अपने समय को प्रभावित किया, सत्ता के केंद्रीकरण नहीं विकेंद्रीकरण पर जिन्होंने जोर दिया, लोहिया का भारत आज भी उनकी जो दृष्टि है कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए, उन मूल्यों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। मैं ज्यादा विषय पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे साथ 2 प्रखर व्यक्तित्व हैं जिन्होंने राम मनोहर लोहिया के जीवन को, उनके विचारों को एक तरह से अपने कर्मों में, अपने अध्ययन शोध अनुसंधान में जिया है। क्योंकि जब मैं तोमर जी को कई बार सोशल मीडिया पर हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं, देखते हैं, जब मैंने देखा कि वो किस तरह से लोहिया के विचारों को लेकर के जगह जगह एक अलग जगाए हुए हैं, तो मैंने उनसे निवेदन किया क्यों नहीं अपने मंच पर भी आज हम कोशिश करें कि लोहिया के विचारों से हमारे जो इस वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको परिचित कराएं। तो उन्होंने सहर्ष इसकी स्वीकृति दी और हमारे साथ जोड़ा डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव को। शिवाजी इस समय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में लंबे समय से अध्यापन कार्य कर रही हैं। 2013 में उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और 95-97 में आपने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान में भी आपने अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की है और प्रारंभिक शिक्षा आपकी जिला मुरैना में हुई है। संयोग से आप शिक्षक परंपरा से जुड़ी रही, आपके माता पिता दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे थे। 23 वर्ष के
तक आपने पुस्तकालयध्यक्ष रूप में अपना कार्य किया और बाद में शिक्षण से जुड़ती हैं और शोध निर्देशक के रूप में भी आपने 6 शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया है। भोपाल के लोहिया सदन पुस्तकालय में निदेशक के रूप में आप जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं समाजवाद पर केंद्रित अनेक कार्यक्रमों का संचालन आपने किया है और उनसे जुड़ी हुई अनेक पुस्तकों के संपादन का श्रेय भी आपको जाता है। अब तक भोपाल सहित देश के अनेक शहरों में पुस्तकालय निर्माण के लिए आप जिस तरह से प्रयत्न कर रही हैं, मुझे लगता है इस आंदोलन की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, जब पुस्तकें पढ़ने के प्रति अरुचि बढ़ती जा रही है। डिजिटल माध्यमों ने हमारी उस प्रवृत्ति को जिस तरह से कैद कर लिया है, हमारा पूरा का पूरा जो समय है वो केवल मोबाइल और लैपटॉप को स्क्रॉल करते करते बीत जाता है। वहां इस तरह के पुस्तकालय निर्माण हमारी वो जो अभिरुचि है पढ़ने की, उसको शायद और समृद्ध करेंगे। तो आपने पूरा एक आंदोलन चलाया पुस्तकालय निर्माण को, और पढ़ने पढ़ाने में तो एक शिक्षक के रूप में, लाइब्रेरियन के रूप में आपकी गहरी रुचि रही है। और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय में भी आप विजिटिंग फैकल्टी के रूप में संबद्ध है। 50 से अधिक रिसर्च पेपर आपके प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें कई बुक चैप्टर्स है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आप निरंतर छप रही हैं। लेखन में आपकी रुचि है। एक कविता संग्रह आपका प्रकाशित हो चुका है और अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं और जिनका आपने संपादन भी किया है। बिहार सरकार द्वारा आयोजित गांधी सार्धशती का दस्तावेजीकरण और भाषणों के लिप्याकरण उसको एक तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन है, उसको करने में भी आपका विशेष सहयोग रहा है। संगीत और साहित्य के प्रति विशेष अनुराग शिवाजी का रहा है और संप्रति अनेक परियोजनाओं पर आप कार्य कर रही हैं, जिनमें चंबल क्षेत्र के इतिहास, संस्कृति, सामाजिक विकास का अध्ययन, विभिन्न दस्तावेजीकरण का कार्य और पुस्तकालयों के इतिहास और पुस्तक लेखन से आप जुड़ी हुई है। प्रख्यात समाजवादी विचारक एवं राजनेता रघु ठाकुर की आत्मकथा पर भी आपने कार्य किया है और मूर्तिकार रॉबिन डेविड पर एक मोनोग्राफ लिखने के लिए भी आप अपनी तैयारी कर रही हैं। मैं डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि राम मनोहर लोहिया के उस जीवन को, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को जिस तरह से आपने देखा, समझा, अनुभव किया है, अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करें। शिवाजी। बहुत धन्यवाद संजीव जी, और आपने इतना विस्तार से मेरा परिचय दिया है। मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। साथ में आपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जितने विस्तार से यहाँ विषय प्रवर्तन में रखा, वो वाकई में मतलब बहुत से लोग हैं जो अभी भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपने जिस ढंग से रखा वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर, जानकर। और मैं इस समय अपने गुरु, राजनीतिक गुरु कह लीजिए, और वैसे भी मैं उनको गुरु मानती हूँ, आदरणीय श्री रघु ठाकुर जी, उनको यहाँ से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनके ही कारण मैं डॉक्टर लोहिया को इतना समझ पाई, इतना जान पाई। क्योंकि उनको साक्षात रूप में, डॉक्टर लोहिया को साक्षात रूप में तो मैं नहीं देख सकी, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। लेकिन जिस तरह से मैंने जीवन जीते हुए श्री रघु ठाकुर जी को देखा, उससे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं उनमें उनके दर्शन होते हैं। आज के वेबिनार के आप संयोजक हैं आदरणीय प्रोफेसर संजीव भानावत जी, प्रोफेसर MN होड़ा जी, साथ में पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो और कार्यक्रम से जुड़े सभी साथी, सभी को मैं आदर सहित प्रणाम करती हूँ। और ये वेबिनार जो है वो 185वां वेबिनार है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि विश्वविद्यालयों और जो दूसरे शिक्षण संस्थान हैं उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बहुत प्रमुखता देने लगे हैं। बजाय इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने चाहिए, वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह के शिक्षण व्याख्यान होने चाहिए, जिस तरह का एक मानसिक तौर पे जो शिक्षा विद्यार्थियों को तैयार करे, इस तरह के जो कार्यक्रम होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ इस बात के लिए, आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इस तरह का कार्यक्रम यहाँ रखा और आप निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो आज के वेबिनार का जो विषय आपने रखा है वो है लोहिया का भारत, समता, स्वतंत्रता और स्वराज। दरअसल लोहिया को जितना पढ़ते जाते हैं वे उतने ही और गहरे होते चले जाते हैं। लोहिया ने अपना कोई आत्मकथा नहीं लिखी, उन्होंने अपना कोई बायोग्राफी नहीं निकलवाई,
और कितना अच्छा होता कि वो यदि वो ये सब लिख देते तो हमको उन्हें समझने में थोड़ा और सहायता मिलती। लेकिन उन्होंने अपने मन का एक कोना कहीं ना कहीं अपने निजीपन के लिए रखा, ताकि जिसमें हर एक कोई ना घुस पाए। उन्होंने बहुत वो चीजें किसी से साझा नहीं की। वो यस मनुष्य और मैम। मनुष्यता के लिए ही जीवन उन्होंने होम कर दिया, और वे निजता को बहुत बड़ा एक मानते थे अपने जीवन में कि मनुष्य की निजता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यस मैम। लोहिया वातावरण बनाने में सिद्ध हस्त थे और संवेदनशीलता की ऐसी मिसाल थे जो अन्य किसी व्यक्ति में हमें देखने को नहीं मिलती, खासतौर से राजनेताओं में। उनके विचारों पर उनके जीवन काल में लगातार प्रहार होते रहे, और अंग्रेजी भक्त और मानसिक गुलामी वाले जो लोग थे, उनसे ग्रसित जो लोग थे, उन्होंने उनको अस्वीकार किया, उनका विरोध करते रहे। ये वो लोग थे जो सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से श्रेष्ठ कहे जाते थे, और इन्होंने कभी भी लोहिया को गंभीरता से नहीं लिया उस समय में। उनके विचारों को विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों और पाठ्यक्रमों के संवादों से भी बाहर रखा गया। इस हद तक लोहिया को निग्लेक्ट किया गया उस समय में। तो 1990 के दशक के बाद से देश और दुनिया में लोगों ने लोहिया को पढ़ना शुरू किया, उनको जानना शुरू किया। बौद्धिक जगत में थोड़ी हलचल हुई लोहिया को जानने पढ़ने की, और उनके चिंतन की मौलिकता को बहुत गंभीरता से लिया जाने लगा। वे कहते थे, लोहिया कहते थे, जब बहुत अल्पायु में, जैसा आपने बताया, वो चले गए 57 वर्ष की उम्र में, वे कहते थे कि लोग मेरी बात सुनेंगे लेकिन मेरे मरने के बाद सुनेंगे। ये उनको बहुत इस बात का विश्वास था कि भले मेरी चीजों को आज प्रासंगिकता से नहीं लिया जा रहा, लेकिन आगे आने वाले समय में जब इस तरह की असमानताएं जब लोग झेलेंगे तो मुझे जरूर याद करेंगे। और इसी कड़ी में लोहिया जो जाने जाते हैं वो दुनिया में समता के लिए जाने जाते हैं, नई सोच के लिए जाने जाते हैं, नई तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, नई दुनिया के गठन के लिए जाने जाते हैं, नई सभ्यता के मसीहा के रूप में लोग जो है वो लोहिया को याद करते हैं। 26 जून 1962 को नैनीताल में एक भाषण के दौरान उन्होंने 7 बिंदुओं पर चर्चा की थी, जो समूची दुनिया में बड़े बदलाव का एक आवश्यक कारण भी था और आवश्यकता भी थी उस चीज की। और जिससे आपने बताया कि असमानता के ऊपर उन्होंने, गैर बराबरी के ऊपर उन्होंने जो है वो बहुत काम किया। जो 7 बिंदु जो उन्होंने रखे उसमें वो थे आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, रंग भेद की समाप्ति, लिंग भेद की समाप्ति, सिविल नाफरमानी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये सारी जो चीजें थी वो कहते थे कि 20वीं सदी में जो है ये इस तरह की 7 क्रांतियां हैं जो सब जगह एक साथ चल रही हैं। वो 20वीं सदी में तो थी ही, लेकिन आज भी 21वीं सदी में भी वो वैसा का वैसा ही हम उन चीजों की प्रासंगिकता आज भी महसूस कर रहे हैं कि वो विषमताएं आज भी हमारे देश में व्याप्त है, खासतौर से भारत की यदि हम बात करें। 57 वर्ष की आयु में ही उन्होंने देश विदेश में जो अपनी पहुंच कायम की, लोगों के बीच में जो एक अपने विचारों को रखने का जो प्रयास किया, वो शायद किसी में उतनी हिम्मत नहीं थी। इतने बेबाकी से वो बातों को रखते थे कि उस समय के लोगों से हम ये अपेक्षा नहीं कर पाते थे, लेकिन आज लगता है कि वो उन सारी चीजों का शायद हमको अब फायदा हो रहा है। मतलब हर प्रकार की गैर बराबरी वो समाप्त कर देना चाहते थे। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों की नजर में जरूर खटकता होगा जो इन सारी चीजों को फलने फूलने का कारण समझते थे, जो इस तरह की गैर बराबरी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते रहते थे। ऐसे लोगों को लोहिया बहुत खटकते रहे। उनकी मृत्यु मानो जैसे किसी को जीवन वरदान मिल गया हो, किसी को लगा कि अच्छा हुआ ये दुनिया से चले गए। इस तरह के भी कई चीजें जो है वो देखने पढ़ने सुनने को मिली। 20वीं सदी का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा जरूर था, लेकिन वही चीज है कि 21वीं सदी में भी, आज भी इस सदी में भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही प्रेरणास्पद हैं। गरीबी अमीरी के फर्क से निकलने वाले अन्याय जो होते हैं वो जड़ अन्याय होते हैं, और उसे चाहे प्रकृति का नियम, लोग कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, गरीबी अमीरी हमेशा बनी रहेगी। लेकिन लोहिया कहते थे प्रकृति का नियम जो भी हो, लेकिन मनुष्यों का नियम समता होना चाहिए। और इसीलिए वो गरीबी और अमीरी को हमेशा से चाहते थे कि
इतना ज्यादा गैप ना हो जाए कि उसको भरने में जो है वो पूरा पूरा जीवन बर्बाद करना पड़े किसी को। इतनी अमीरी और गरीबी का भेद नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया जो है वो समाज का गठन सीढ़ी के हिसाब से बताते थे कि जिसमें ऊंच नीच की जो सीढ़ियां हैं वो कोई एक सीढ़ी नहीं है, उसमें इतनी सारी लाखों अनगिनत सीढ़ियां हैं, उसमें इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं कि हर आदमी जो है ये चाहता है कि हमसे ऊपर जो भी है वो बने रहे, लेकिन हमसे नीचे कुछ लोग होने चाहिए। जो असमानता समानता की जो बात जो कर रहे थे वो सामाजिक समानता की, उसमें वो कह रहे थे कि यही सोच के हर आदमी ये संतुष्ट होता है कि हाँ हमसे नीचे भी कुछ लोग हैं। मतलब उन्होंने जैसे एक एग्जांपल दिया कि 10 लाख सीढ़ियां हैं तो 9वीं लाख सीढ़ी पे बैठा हुआ आदमी भी ये समझता है कि हाँ मेरे से नीचे 1 लाख लोग तो हैं, तो मैं इसी में संतुष्ट हूं कि हम कम से कम मैं किसी से ऊपर हूं। तो इस तरह की जो है वो असमानता, सामाजिक असमानता को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। पैसे की आमदनी के हिसाब से, उन्होंने सम्मान के हिसाब से बहुत सारी बातें जो है वो उन्होंने समानता को लेकर अपनी रखी कि ये जो गैर बराबरियां हैं ये समाप्त होनी चाहिए। इसी तरह जो समाज गरीब बन जाता है वो उसमें बराबरी की भूख जो है वो सिर्फ अपना पेट भरने तक होती है। उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब जब किया तो ये कहा कि जो गरीब समाज है वो अपना पेट भरना चाहता है, और अगर थोड़ा सा पेट भर जाए तो वो ज्यादा पेट भरना चाहता है, मतलब उसमें क्रांति की गुंजाइश नहीं होती। तो जो राजनीतिक क्रांतियां जो है वो ऊपर के लोग लड़ रहे हैं, गरीब लोग जो है वो बेचारे भूख से ही इतने परेशान हैं कि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं चीजों को लेकर कि वो कोई क्रांति करें, या उनके दिमाग में ही इस तरह का कोई विचार नहीं आ रहा है कि वो लड़ सके, या क्योंकि उनको अपनी इस जो भूख है उसी से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही है, या उसको भरने के लिए ही वो सारा अपना प्रयास उसी में लगाए दे रहे हैं। इसी तरह से एक और नाइंसाफी है जो गैर बराबरी है, वो है ऊंची जाति और नीची जाति में। ये चीज आज भी हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो छोटी जाति के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल जो छोटा सा अभी अभी थोड़े दिनों पहले घटा था कि एक यादव समाज के व्यक्ति ने इटावा में जो कथा पढ़ी थी उसको लेकर बहुत बवाल मचा कि नहीं ये जो है ब्राह्मणों को ही अधिकार है कि वो इस तरह का कथा पढ़ सकते हैं, यादव समाज इसको नहीं पढ़ सकता। और काफी उसमें फिर बाद में और राजनीति हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो चीज निकल कर आई वो ये थी कि ऊंची जात और नीची जात को लेकर एक बच्चा जिसने जो है मास्टर के मटके से उसने पानी निकाल के पी लिया तो उसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि बेचारे बच्चे की डेथ हो गई। तो वो इसलिए कि वो जो है अस्पृश्य जाति का था और वो इस जाति का था, तो ऊंच नीच का भेद जो है वो आज तक व्याप्त है। उस चीज को डॉक्टर लोहिया समाप्त करना चाहते थे। वे कहते थे, उन्होंने बीच में कहा भी कि मैं ये नहीं कहता कि ऐसा कोई संसार बन जाएगा जिसमें पूर्ण बराबरी हो जाएगी, लेकिन ये स्वप्न है, इच्छा है, संकल्प है और सपना है, लेकिन इसको हासिल करने का तो प्रयास हम कर ही सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि संसार ऐसा बन ही जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रयास करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे उस समाज को हम एक दिन प्राप्त कर लेंगे। फिर बात आई नर नारी की गैर बराबरी की। गरीब, एक्चुअली ये जो नर नारी की गरीब बराबरी है वो भी एक तरह से गरीब अमीर वाली बराबरी कही जाती है, लेकिन इसको अगर इस तरह से देखें कि ना मतलब महिलाओं को अभी भी अगर अवसर प्रदान करने की बात उन्होंने कहा कि महिलाओं को यदि अवसर प्रदान किए जाएं तो वे भी पुरुषों के समान ही वो उच्च स्तर तक पहुंच सकती हैं। जैसे अभी का महिला क्रिकेट मैच जो है वो एक हमारे लिए एक उदाहरण है कि उन्होंने विश्व कप जीता। दूसरा जो है एक शिकायत की 33% मतलब संसद में लागू हो गया है आरक्षण, लेकिन वो अभी भी व्यावहारिक रूप से लागू नहीं हुआ है। मतलब कागजों पर तो कुछ चीजें हो गई हैं लेकिन अभी भी पूरी तरह यथार्थ में वो नहीं उतरा है। तो वो नर नारी की गैर बराबरी भी अभी तक मौजूद है, जिसको पाटने की बात जो है लोहिया करते थे और कहते थे कि नर नारी में समानता अवसर की कमी के कारण है। अवसर की कमी रहती है, इस वजह से महिलाएं जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। दूसरा रंग भेद को लेकर, रंग भेद को लेकर हालांकि हमारे यहाँ जो है वो गोरा रंग और काले रंग को लेकर ये भी महिलाओं में खास तौर से बहुत माना जाता है
लेकिन यदि ऐसे एक हमारी मानसिकता बनी हुई है कि यदि गोरे रंग का व्यक्ति है तो निश्चित तौर पे वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, लेकिन काला है तो उसके अंदर जो है वो संभावना ही नहीं ढूंढ पाते हम लोग। एक तो ये बात। दूसरी जो रंग भेद की बात थी वो ये थी कि जो आजकल फेयर एंड लवली या इस तरह के जो ऐड चलाए जा रहे हैं गोरापन को ज्यादा महत्व देने के लिए कि गोरे लोग ही जो है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए गोरा होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के लोग जो है ये मतलब रंग भेद को प्रमोट कर रहे हैं, ये उसको खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसकी भी समाप्ति बहुत जरूरी है, ये बात लोहिया कहते थे। जो वो था अगला जो था वो था सिविल नाफरमानी को लेकर। तो अस्त्र शस्त्र को लेकर जो एक दुनिया में चल रहा है, अभी भी चल रहा है कि शस्त्रों का जो है व्यापार होने लगा है। युद्ध शस्त्रों की वजह से ही हो रहे हैं, हम सभी जानते हैं। और लोहिया का युग अणुबम का प्रतिस्पर्धा का समय था, जिसमें रूस और दूसरे अमेरिका जैसे देश जो है वो अणुबम के विस्तार की जबरदस्त उस समय होड़ लगी थी। फिर उसमें फ्रांस और दूसरे चीन भी शामिल हो गया। लेकिन जहां एक और अणुबम और प्रक्षेपास्त्रों की बात हो रही थी, वहीं कुछ लोग जो है इसके विरोध में भी खड़े थे। वो कहते थे कि शांति से काम हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी को लेकर भी लोग काम कर रहे थे, जो बहुत जरूरी था। लोग शांतिपूर्ण तरीके से सिविल नाफरमानी और सत्याग्रह को हथियार के ऑप्शन के रूप में देखते थे। वो न केवल अणुबम के विरोधी थे, बल्कि किसी भी प्रकार के हथियारों के वो विरोधी थे, चाहे वो बंदूकें हो या छोटे हथियार हो। तो उन चीजों को भी खत्म करने की बात थी। तो कहीं ना कहीं सिविल नाफरमानी को डॉक्टर लोहिया ने बहुत एक अच्छा तरीका बताया कि अणुबम हो चाहे दूसरे छोटे हथियार हो जिनसे युद्ध लड़े जा रहे हैं, उनको खत्म करने का एक तरीका है सिविल नाफरमानी। दूसरा, हर मनुष्य को यदि सत्याग्रह की आदत हो जाए, मतलब इसी चीज को जोड़ते हुए, तो कहीं ना कहीं नई दुनिया जो है वो बन जाएगी और ये दुनिया को बचाने के काम में आने वाला एक शस्त्र के रूप में जो है सत्याग्रह काम करेगा। फिर आखिरी जो था वो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता की लड़ाई। जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि लोहिया ने अपने आप को किसी से साझा नहीं किया, तो उनका कहना यह था कि जीवन में कुछ ऐसे दायरे होने चाहिए कि जिनमें राज्य का, सरकार का, संगठन का, गिरोह का कोई दखल ना हो। मान लो कोई सार्वजनिक पैसा खा रहा है या सार्वजनिक रूप से यदि कोई चोरी कर रहा है, तो हमको उसके जीवन में दखल देने की आवश्यकता है। अन्यथा किसी भी व्यक्ति का जीवन इतना मतलब व्यक्तिगत होना चाहिए कि उसमें कोई भी दखल ना दे सके। ये डॉक्टर लोहिया का मानना था और कहीं ना कहीं ये सही भी था कि व्यक्ति को उसके हिसाब से जीने देना चाहिए। हर एक जगह जो है मतलब जरूरी नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप हो किसी भी तरह के। तो मोटे तौर पर ये सातों क्रांतियां जो है वो संसार में एक साथ चल रही थी, जो अपने देश में भी उन्हें चलाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि इन गैर बराबरियों को समाप्त करना चाहिए। जितने लोगों को जो क्रांति पकड़ में आए, उनका ऐसा मानना था कि जो लोग भी इस पे काम कर रहे हैं, जो लोग भी इन चीजों को समझ रहे हैं, उनको अपनी अपनी तरह से चीजों को पकड़ के और उस पर पूरी जी जान लगा देना चाहिए। उन गैर बराबरियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाना चाहिए, जिससे शायद ऐसा संयोग हो जाए कि कोई एक अच्छा देश बन जाए, कोई एक खिलाफ लड़ता जूझता एक समाज और दुनिया बन जाए, जिसमें आंतरिक शांति और इस तरह की चीजें व्याप्त हो जाए और भरा पूरा संसार जो है वो एक अच्छा समाज बन जाए। तो इस तरह से ये 7 क्रांतियों को लेकर डॉक्टर लोहिया ने समता, स्वतंत्रता की बात की। स्वराज को लेकर जो उन्होंने, जैसे डॉक्टर भानावत ने बताया कि वो चौखंबर राज की कल्पना करते थे। तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके बारे में संविधान सभा ठोस निर्णय नहीं ले पा रही थी, और महात्मा गांधी की कल्पना जो थी वो ग्राम स्वराज की कल्पना थी। इसके लिए जरूरी था कि ग्राम पंचायतों को जो है वो उसकी व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। लेकिन डॉक्टर लोहिया कहते थे कि चौखंबा राज्य की जो है व्यवस्था वही सही व्यवस्था है, वही राज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केंद्र है, राज्य है, जिला है, ग्राम है,
इन 4 खंभों पर ही कोई जो है समाज खड़ा हो सकता है, कोई देश खड़ा हो सकता है। क्योंकि इनको अपनी-अपनी स्वतंत्रता यदि दे दी जाए, उनको अपना-अपना सत्ता और सुशासन सौंप दिया जाए, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा जो है वो देश बनकर खड़ा हो सकता है, स्वराज बनकर खड़ा हो सकता है। तो लेकिन वैसा हो नहीं सका, वो एक अलग बात है। बल्कि एक इसके विपरीत ऐसा हुआ कि एक केंद्रीकृत ढांचा जो है वो विकसित हो गया, जिसमें सूबाई सरकारें और केंद्र की सरकार के हाथ में जो है वो सत्ता पूरी तरह चली गई, और वो अपने हिसाब से चलाने का काम करते रहे, राज्यों को भी, ग्राम पंचायतों को भी, इस तरह से। तो कुल मिला के कहने का मतलब है ये है कि स्वराज जो है वो, लोहिया का स्वराज जो था वो चौखंबा राज को लेकर वो बात करते थे। ये बात हो रही है कि इसमें 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय एक वो बनाया गया, जिसमें जिला, मंडल और ग्राम पंचायत के स्वशासन की व्यवस्था की गई थी, और 29 क्षेत्रों को इन्होंने अधिकार प्रदान किया। इसी तरह से 74वें संशोधन के द्वारा भी नगर पंचायतों की स्थापना की गई, और शहरी निकायों को 18 क्षेत्रों के अधिकार सौंपे गए थे। पंचायत राज की यह व्यवस्था लोहिया के चौखंबा राज की परिकल्पना से भिन्न है। इसमें इन संस्थानों को कुछ शक्तियां जरूर प्रदान की गई हैं, लेकिन वे शासन के एक अंग के रूप में उनको दिया गया है। उनको जो शक्तियां दी गई हैं वो एक शासन के अंग के रूप में दी गई हैं। जबकि लोहिया का जो चौखंबा राज का जो कल्पना थी वो ये थी कि सत्ता और शासन का पूर्ण विकेंद्रीकरण करके जनता के छोटे छोटे समूह अपने विकास और सुशासन का मार्ग और स्वयं तय करें, तो जो है वो एक अच्छा देश बनने में सहायक होगा। इस तरह से लोहिया ने इन चीजों को जो है अपने समय रहते अपने पूरा मतलब उड़ेल दिया उन्होंने उन चीजों को करने के लिए। डॉक्टर भानावत ने शुरुआत में ही कहा कि जितनी बार वो स्वतंत्रता से पहले जेल में गए, उससे अधिक बार वो स्वतंत्रता के बाद जेलों में रहे, और कितनी तरह की यातनाएं उन्होंने सही एक अच्छा देश बनाने के लिए। स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई वो एक अलग चीज थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कितने प्रयास किए, जिसके वजह से ये लगा कि नहीं, एक व्यक्ति था जो सच में सोचता था गरीबों के लिए, जो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए, ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे लिए भी कोई खड़ा हो सकता है। एक वाकया जो कभी मुझे रघु जी ने सुनाया था, वो कि कुछ लोग जिस समय आंदोलन की बात चल रही थी, तो ये बताया कि एक पान वाली महिला थी जो पान के दुकान पे बैठा करती थी, और वहां कुछ लड़के जो है वो पान खाने आया करते थे। तो जब उसने लोहिया के बारे में सुना कि वो जो है इस तरह मतलब लोहिया को रिहा कर दिया गया है, तो खुशी से फूल ही नहीं समाई, क्योंकि जेल में थे लोहिया, और उसने कहा कि आज मेरी तरफ से सबको पान जो है वो फ्री मिलेगा। तो इतने अंदर तक लोग जो है वो लोहिया से जुड़े हुए थे। लोहिया जी के जो साथी थे, जो दिन रात उनके साथ रहते थे, तो कभी लोहिया जी चाहते कि बहुत देर तक उनको रात को काम करना है, तो वो अपने साथी से कहते कि तुम चाय तुम बना लो और तुम पी लेना, बचे तो मुझे भी दे देना। तो इस स्तर की संवेदनशीलता किसी व्यक्ति में हो तो हम सोच सकते हैं कि वो किस स्तर का व्यक्ति रहा होगा, और उन्होंने क्या क्या देश के लिए नहीं किया। ये आज लोहिया को हम याद कर रहे हैं, ये हमारे लिए वाकई में बहुत अच्छी बात है। बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ भानावत जी का कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक यहाँ रखा, प्रियंका जी ने इतना अच्छा संचालन किया। मस्तराम कपूर जो है वो लिख रहे हैं एक जगह, मैं छोटा सा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ लोहिया जी के लिए, कि समाज के स्थापित वर्गों तथा शासकों से मिली घोर उपेक्षा तथा बदनामी का सलीब कंधों पर उठाए हुए यह मसीहा सर्जनात्मक जिद के साथ चट्टानों से टकराने और कुछ नया गढ़ने के काम में लगा रहा। ध्वंस और निर्माण की शक्तियों को जगाने के उद्देश्य से मुर्दा कौमों में प्राण फूंकने के लिए अघोरी साधु की तरह शमशान साधन करते रहे। ये है डॉक्टर लोहिया का जीवन का समाहार। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। बहुत आभार, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद सर, नमस्कार। सर आप म्यूट हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी। आपने लोहिया जी के व्यक्तित्व के अनेक पक्षों पर अपने सीमित समय में जिस सारगर्भित ढंग से टिप्पणियां की, और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितना गहराई में उतरेंगे, पढ़ेंगे हम राम मनोहर लोहिया को, उतना ही उनके विचारों को और अधिक आत्मसात करेंगे। राम मनोहर लोहिया आपके शब्दों में एक मसीहा है। निश्चय ही उन्होंने जिस तरह से अपना योगदान दिया, भले ही जीवन भर उनकी उपेक्षा होती रही हो, लेकिन अब उनके उन विचारों का महत्व हमने समझा है कि किस तरह से उन्होंने एक सदी पहले 1910 में उनका जन्म हुआ। उस समय देश कितनी तरह की सामाजिक रूढ़ियों विकृतियों में जकड़ा हुआ था। उस दौर में इस तरह की प्रगतिशील आधार पर, विचारों के आधार पर जिस तरह से उन्होंने एक नई सभ्यता का सपना देखा, अपने आप में उनके व्यक्तित्व के उस अनूठेपन को आपने व्यक्त किया। उनके जीवन की, उनके वक्तव्यों की जो बेबाकी थी, उस तरह से, और जो महत्वपूर्ण बात आपने रेखांकित की कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति का निधन बहुत सारे लोगों के लिए एक वरदान साबित हो। शायद लोहिया जी ने जिस तरह से उन कुरीतियों पर प्रहार किया, उस तरह की ताकतों पर प्रहार किया, वही कारण है कि शायद बहुत सारे लोगों के लिए वो एक राहत के आधार बन गए हों। लेकिन जब विचारों की अग्नि प्रस्फुटित होती है तो ये सब क्षणिक है। अंततः वो ऐसी ताकतों को कहीं ना कहीं समाप्त होना ही होगा। यही उनका सपना था, और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो राजनीतिक सामाजिक नेतृत्व है वो उस दिशा में आगे बढ़ेगा, और लोहिया के सपनों का भारत, जहां अन्याय नहीं हो, जहां असमानता नहीं हो, जहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जिस सप्त क्रांति की बात उन्होंने कही थी, उसको हम साकार कर सकें। यही प्रयास हम सभी का होना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपके इस वक्तव्य के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आत्मीय मित्र जयंत सिंह तोमर का, जिनके साथ लगभग 1.5 दशक का परिचय मेरा है। अनेक मंचों पर उनके साथ जुड़ाव रहा। हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित रिफ्रेशर कोर्स में पहली बार जब वो आए थे, तब से नियमित रूप से मेरा उनसे संवाद बना हुआ है। पत्रकारिता जनसंचार के अध्यापक के रूप में लगभग 3 दशक से भाई जयंत तोमर सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कृष्णनगर गांव में, मूल रूप से वही आपका गांव है, वहीं आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई है। लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो सपनों का स्थली है, एक तरह से शांति निकेतन, जो उन्होंने एक विद्या का केंद्र बनाया था, वहां आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की। तो जो शांति निकेतन में एक तरह से कला, साहित्य और संस्कृति के अंकुरण जिस तरह से आगे पल्लवित हुए, शायद वही तोमर साहब के व्यक्तित्व में भी कहीं ना कहीं समाये हुए हैं। मुझे भी एक बार मौका मिला शांति निकेतन जाने का। वहां जाकर के जिस तरह से गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन को लेकर के जो एक अनुभूतियां होती हैं, जो रोमांच होता है, मैं महसूस कर सकता हूं कि वहां पढ़ने का जो सौभाग्य भाई जयंत तोमर को मिला, किस तरह से उनके व्यक्तित्व को उसने एक तरह से एक शेप दी है, एक तरह से उसको एक वैशिष्ट प्रदान किया है। बंगला भाषा का ज्ञान भी आपने वहीं रह करके प्राप्त किया, और लेखन और अध्यापन के साथ साथ एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के रूप में भी आप निरंतर ये हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से कृषि में स्नातक, और भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से 1997 में आपने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। उसके बाद देश के अनेक प्रमुख समाचार पत्रों में, जनसत्ता कोलकाता में पत्रकारिता का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नई दुनिया आदि अनेक समाचार पत्रों के संपादकीय विभाग से आपका जुड़ाव रहा। पर्यावरण एवं स्थानीय स्वशासन पर आपने क्रमशः सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली और एक्शन एड मध्य प्रदेश की 2 फेलोशिप पर भी काम किया है, और 2 रिसर्च प्रोजेक्ट आपने सबमिट किए हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी सहित अनेक निजी चैनलों के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव रहा, और भूमिहीन, वंचित व आदिवासियों से जुड़े हुए आंदोलनों में आप सदा सक्रिय रहे हैं। वर्ष 2012 में जाने माने गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता राजगोपाल पीवी ने 1 लाख वंचित भूमिहीन आदिवासियों के साथ ग्वालियर से दिल्ली तक की पदयात्रा की एक रूपरेखा तैयार की थी। उसके मीडिया प्रभारी के रूप में भी एक महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन भाई जयंत तोमर ने किया। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय में खेल पत्रकारिता विभाग की आपने स्थापना की थी, और वर्षों तक वहां आपने अध्यापन भी किया।
उस दौरे में मुझे भी वहाँ जाने का एक बार मौका मिला था। शाम का समय था, आपने विशेष रूप से विभाग खुलवाया और वहाँ के विद्यार्थियों से मेरा संवाद आपने उस दौर में कराया था। उसकी स्मृतियाँ आज भी जीवंत हैं। पत्रकारिता विभाग जीवाजी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से भी ग्वालियर में आपका जुड़ाव रहा, वहाँ भी आपने अध्यापन कार्य किया। उसके बाद आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर में भी आप पत्रकारिता जनसंचार विभाग में अध्यापन किया और महात्मा गांधी लोकतंत्र और समाजवाद विद्यापीठ के अध्यक्ष के रूप में 2024 तक आपने वहाँ कार्य किया। 2017 में बिहार सरकार की ओर से पटना में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी और 2019 में महात्मा गांधी सार्धशती समारोह की संपूर्ण कार्यवाही के लिप्यंतरण और दस्तावेजीकरण सहित ग्वालियर के पत्रकारिता विभाग की ओर से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर केंद्रित 10 पुस्तकों के संपादन में भी आपने सहयोग किया। कला परिषद ने रॉबिन डेविड की कला पर केंद्रित प्रदर्शनी में भी आपने एक विशिष्ट व्याख्यान। तोमर एबीपी न्यूज, आज तक समूह के डिजिटल प्लेटफॉर्म एमपी तक व IND 24 चैनल में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। तोमर जी ने अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर मंच संचालक के रूप में भी अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया है। ग्वालियर व मुरैना में नियमित आयोजनों के जरिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बौद्धिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक वातावरण को ऊंचा उठाने में भी आपका महती योगदान रहा है। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से आप दो जीवनी सहित चंबल क्षेत्र के सांस्कृतिक, सामाजिक इतिहास व समाजवादी विचार की पत्र पत्रिकाओं के इतिहास संकलन के कार्य में जुड़े हुए हैं और क्लासिक साहित्य पर आधारित पुस्तक चर्चा एक YouTube चैनल की रूपरेखा में भी आप जुड़े रहे हैं। प्रसिद्ध सोशलिस्ट चिंतक श्री रघु ठाकुर, जिन्हें आप राम मनोहर लोहिया का एक तरह से उत्तराधिकारी मान सकते हैं, उनके विचारों के एक तरह से वो प्रतिनिधि हैं आज के दौर में, उनके मार्गदर्शन में तोमर जी ने लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की ओर से मुरैना से लोकसभा व विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। जयंत तोमर के अध्ययन अध्यापन में रुचि के विषयों में रविन्द्रनाथ ठाकुर का साहित्य, बौद्ध अध्ययन, सोशलिस्ट विचार यात्रा, पत्रकारिता का इतिहास, तो पत्रकारिता, सांस्कृतिक पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड चैलेंजेस, रिपोर्टिंग, संपादन, प्रेस विधि, कृषि, पर्यावरण, ग्रामीण पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, राजनीतिक विश्लेषण, चित्रकला का इतिहास, दर्शन, भारतीय इतिहास आदि विषय सम्मिलित हैं। तो आपने देखा इनका परिचय कितना व्यापक, विस्तृत और विविध है। अनेक विषयों का गहन अध्ययन, और जब भी आपकी मुलाकात होगी उनका इतना अधिक विनम्र स्वभाव है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतने मृदुभाषी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी इतना प्रखर और तेजस्वी हो सकता है। जब जब भी मैं उनकी फेसबुक पर टिप्पणियां देखता हूं, उनमें जिस तरह से शोध का एक तो जो मर्म छिपा हुआ है वो मुझे बहुत प्रभावित करता है। कई बार जब मैं उसको पढ़ता हूं तो फोन भी करता हूं, न जाने कहां कहां से वो उस तरह के तथ्य लेकर के आते हैं। और चाहे किसी व्यक्ति के निधन की बात हो, किसी व्यक्ति को मिले विशिष्ट सम्मान की बात हो, उनके जीवन के न जाने कितने उपेक्षित अनछुए पहलुओं को वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो भी उनके फ्रेंड लिस्ट में है, उनके कनेक्शन में है, उन तक उन चीज़ों को पहुंचाते हैं। एक बहुत बड़ा काम जो है तोमर जी साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि इस पूरे आयोजन की रूपरेखा में इसको पूरी कल्पना को साकार रूप देने में भाई जयंत तोमर का मुझे विशेष सहयोग मिला है और उन्हीं की प्रेरणा से इस वेबिनार को मैं यहाँ कर पा रहा हूँ। भाई जयंत तोमर अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित है। बहुत आभार श्रद्धेय प्रोफेसर संजीव भानावत साहब। मुझे भी वो दिन याद है जब जयपुर में हम लोग एक आयोजन में मिले थे और भोर में बिल्कुल 5 बजे ग्वालियर के लिए ट्रेन आती है जयपुर। प्रोफेसर भानावत साहब हमको और डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी को पढ़ने के लिए उस सर्दी की भोर में उस आयोजन स्थल पे आए थे और स्टेशन तक हमको छोड़ने आए थे। ये बात 1.5 दशक पुरानी नहीं, ये बात लगभग 2 दशक पुरानी है। और उसके बाद प्रोफेसर भानावत जी के मार्गदर्शन में हमने यूजीसी के 2 रिफ्रेशर कोर्स
राजस्थान विश्वविद्यालय के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज से किए। वो जो 20-20 दिन के कुल 40 दिन का जो समय था प्रोफेसर भानावत जी के सानिध्य में जो बीता, वो हम सब के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसको हम सब लोग बहुत शिद्दत से याद करते हैं। मुझे बहुत है कि आपने हमको डॉक्टर लोहिया जी के दर्शन, समता, स्वराज्य और स्वतंत्रता के स्वप्न पर बोलने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं और डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव दोनों ही रघु ठाकुर जी के शिष्य हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता है जिसमें वो उसका भाव ये है कि इस देश के लोग कह रहे हैं कि हम गांधी जी के शिष्य हैं, और कविता का पहला जो छंद है वो कुछ इस तरह से है, गांधी महाराजेर शिष्य केउ वा धनी केउ वा निस्सो। गांधी महाराज के शिष्य कोई धनी है, कोई निस्व है यानी साधनहीन है। एक जगह आछे मोदेर मेल, एक जगह हम सब में मेल दिखाई देता है। गरीब मेरे भोरी ने पेट, धोनीर काछे होइने तो हेट। गरीब मारकर हम पेट नहीं भरते और धनी के सामने हम अपना सिर नहीं झुकाते हैं। तो मैं और डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव दोनों ही रघु ठाकुर के उसी तरह के शिष्य हैं, और हम ये मानते हैं कि उनके साथ जो हमारा संपर्क हुआ, जुड़ाव हुआ, वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ या महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां से हमको एक दृष्टि मिली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर उनके समता, स्वतंत्रता और स्वराज के दर्शन पर बोलने के लिए आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं प्रोफेसर भानावत जी, आदरणीय हुडा साहब, संचालक प्रियंका जी और यहाँ पर जुड़े सभी आयोजन के साथियों और सभी हमारे विद्वान साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी पृष्ठभूमि रखी, और जो प्रस्तावना डॉक्टर भानावत जी ने रखी है उसमें पूरा सार एक तरह से आ ही गया है। लेकिन इस बात को अगर अपने ढंग से अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो मुझे साल 1934 में जाना होगा, जहां कांग्रेस के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन होता है, CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। और डॉक्टर लोहिया इसको अदरखी गुट कहते हैं, अदरखी जिसको अंग्रेजी में जिंजर गुट कहते हैं। तो थोड़ा सा तीखापन लिए हुए एक गुट है कांग्रेस के अंदर, जो आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है कांग्रेस का, लेकिन वो ये भी कह रही है कि आजादी के बाद इस देश का स्वरूप कैसा होगा, वो सपना हमारी आंखों में पलता है, और उस सपने की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उन सब की तरफ। तो वो सपने क्या थे पर हम आएंगे। तो आजादी की लड़ाई में आप देखिए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं समाजवादियों की है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो जो हजारीबाग जेल से दीवार फांदकर निकलते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, उषा मेहता जिन्होंने भूमिगत रेडियो संचालित किया, मधु लिमये, ऐसे अनेक नायक हैं जो सीधे सीधे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। आचार्य नरेंद्र देव हैं उनमें। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सब पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में इकट्ठे हुए थे, जहां कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की आधारशिला या उसका सपना देखा गया। और उसके बाद नासिक जेल में जब ये सब लोग इकट्ठे हुए, तब इसको एक कार्य रूप में इसको परिणत करने की एक योजना बनी थी। लेकिन देश आजाद होने के बाद कुछ स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी बनी जिसमें समाजवादियों को अलग होना पड़ा कांग्रेस से, और उसके जो भी उचित या
गलत कारण रहे हों, जैसे भी रहे हों, लेकिन अंततः सबसे पहले जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, इनको अलग होना पड़ा। उस समय लोहिया ने कहा था कि अगर कांग्रेस से अलग हो रहे हैं तो ध्यान रखिए कि दोबारा वापस लौटना नहीं होगा, आप भले लौट आए। तो लोहिया दोबारा फिर कांग्रेस में नहीं लौटे और जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के साथ जनवाणी पत्रिका में लिखा आजादी के तत्काल बाद कि ऐसा लगता है कि इस देश में पूंजीवाद की एक तेज लहर आने वाली है और देश एक दूसरी ही दिशा में जाने वाला है। ये सब मैंने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पुस्तकालय दिल्ली में माइक्रोफिश पर जनवाणी की जो प्रतियां उपलब्ध हैं उसके संपादक ही में ये हमको पढ़ने को मिला। तो इस तरह से जयप्रकाश नारायण अलग तो होते हैं, लेकिन 1952 में पहले चुनाव में समाजवादियों को जो गहरी असफलता हाथ लगी, उसके बाद जयप्रकाश नारायण सर्वोदय की तरफ मुड़ जाते हैं। जेबी कृपलानी आए थे प्रसोपा के साथ में, और उसके बाद 1955 में लोहिया को सिर्फ इस आधार पर सोशलिस्ट पार्टी से निकाला जाता है कि केरल में जो सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी है, वहां उस सरकार ने गोली चलाई निशस्त्र जनता पर। उससे ठीक पहले रीवा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये एक भाषण देते हुए कहा कि किसी भी सरकार को निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो उसके मुख्यमंत्री को या उसके मुखिया को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ये बात उस समय उन्होंने कांग्रेस के शासन के संदर्भ में कही थी, लेकिन ठीक वही काम जब सोशलिस्ट पार्टी की सरकार ने किया तो लोहिया, जो उस समय महामंत्री थे पार्टी के, उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पट्टम थानू पिल्लई को इस्तीफा देने के लिए कहा, और इस बात पर पार्टी के अंदर विभाजन हो गया और लोहिया की बात नहीं मानी गई। लोहिया अंततः उस पार्टी को छोड़कर 1955-56 के ठीक बीच में अलग हो जाते हैं, उनकी अलग राह बनती है। और ये कालखंड इतना महत्वपूर्ण है 1956 का, जब आचार्य नरेंद्र देव इस दुनिया से चले जाते हैं, जिनके लिए राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि महात्मा गांधी के बाद इस देश में अगर कोई सर्व स्वीकार्य कोई व्यक्तित्व है तो आचार्य नरेंद्र देव है। और ठीक उसी साल 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर का निधन होता है। अगर ये दोनों व्यक्तित्व अगर कुछ समय तक और जिंदा रहते तो शायद लोहिया को जो मेहनत करनी पड़ी, शायद उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और शायद इस देश की राजनीति कुछ अलग तरह की होती। लेकिन ये कहने से कि यूं होता तो क्या होता, ये कहने से कुछ होता जाता तो है नहीं। अंततः डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैदराबाद पहुंचे। वहां के बहुत बड़े सेठ बद्री विशाल पित्ती ने उनकी व्यवस्था की रहने की, और उनके जितने प्रकाशन थे उन सब के छपाई की व्यवस्था की, और इस तरह हैदराबाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पार्टी का मुख्यालय बना। और वहां से 1956 में ही उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका निकाली मैनकाइंड के नाम से, और कुछ समय बाद हिंदी में जन के नाम से उन्होंने एक पत्रिका निकाली। इस तरह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किस प्रकार लगातार लेखन, चिंतन, मनन और संपादन में लगातार अपना ध्यान बटाए हुए हैं, इसकी एक झांकी हम सबको देखने को मिलती है। डॉक्टर लोहिया के का जो दर्शन है वो बहुत स्पष्ट है। डॉक्टर लोहिया के सप्तक्रांति के विषय में डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव जी ने अभी बताया ही कि वे ऐसी दुनिया चाहते थे जिसमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़े। वे ऐसी दुनिया चाहते थे जिसमें रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। वे ऐसी दुनिया चाहते थे जिसमें गरीबी और अमीरी के आधार पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो। हर किस्म की गैर बराबरी वे समाप्त करना चाहते थे, और साथ साथ
परमाणु निशस्त्रीकरण के वो प्रबल पक्षधर थे। वे विश्व नागरिकता की बात करते थे और उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक तरह से अप्रासंगिक हो रहा है, तब उनकी बात याद आती है। उन्होंने कहा कि एक वैश्विक पंचायत होनी चाहिए, विश्व संसद होनी चाहिए, और जिसके आधार पर दुनिया में ये जितने युद्ध हो रहे हैं उन समस्याओं का किस तरह से समाधान निकाला जा सके। तो अपने आप को विश्व नागरिक वे मानते ही थे। जिस समय वे अमेरिका में थे उसी समय धोती पहनकर एक किसी दुकान में वो प्रवेश कर गए और उनसे कहा गया कि आप धोती पहन के नहीं आ सकते। तो लोहिया जी ने ठीक उसी दिन, ये सन 1963-64 की बात है, वहीं वो बैठ गए सत्याग्रह पे। अंततः अमेरिकी सरकार के जो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने उनसे माफी मांगी। ये बात लोहिया के अंदर, ये जो ज्वालामुखी था विद्रोह का, ये प्रारंभ से ही था। उन्होंने लिखा है कि मैंने केवल महात्मा गांधी के चरण स्पर्श किए और उन्होंने मेरे सिर पर जब हाथ रखा तो एक अलग किस्म की अनुभूति हुई थी। उनके पिता हीरालाल लोहिया उनको गांधी जी के पास लेके गए थे। लाहौर जेल में उन्होंने जो यातनाएं सही हैं वो उनका लेख योगानुभूति में हमको पढ़ने को मिल सकता है। लेकिन आप कमाल देखिए कि लाहौर जेल से निकलकर तमाम यातनाओं को सहने के बाद वो विश्राम लेने के लिए गोवा आते हैं। उनके मित्र मैनेजर्स वहां रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर पर रहिए और कुछ दिन यहाँ विश्राम कीजिए। लेकिन पुर्तगाल के अधीन जो गोवा है वहां उन्होंने देखा कि यहाँ तो नागरिक स्वाधीनता नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ कोई व्यक्ति अपने परिवार की शादी की चिट्ठी तक नहीं छपवा सकता, बिना इजाजत के कोई सभा नहीं कर सकता, इजाजत की बात ही नहीं है, सभा की ही नहीं जा सकती। तो वहां पर नागरिक अधिकारों की स्थिति को देखकर डॉक्टर लोहिया फिर से आंदोलन पर उतारू हुए और वो जो अलख वो 1946 में जगा के आए थे, उसका परिणाम हुआ कि 1963 के आसपास गोवा अंततः पुर्तगाली हुकूमत के कब्जे से आजाद हुआ, उसे आजादी मिली। आज जो लोग गोवा जाते हैं मौज मस्ती के लिए, आनंद के लिए, वे कभी ये भी याद करें कि ये वो जगह है जहाँ के लोगों ने न जाने कितनी यातनाएं सही हैं, न जाने कितने कष्टों को सहकर लोगों ने इस प्रांत को आजाद कराने के लिए कितना बड़ा संघर्ष किया। मधु लिमये को तो लगभग 12 साल की सजा हो गई थी, लेकिन ये संयोग रहा कि अंततः कुछ समय के बाद उनको रिहा कर दिया गया। तो गोवा की मुक्ति और लोहिया एक दूसरे के पर्याय हैं। उस समय किसी ने लोहिया का साथ नहीं दिया सिवाय महात्मा गांधी के, और ये एक लंबा प्रसंग है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। हम लोहिया के समता के दर्शन, लोहिया के स्वराज्य का स्वप्न और लोहिया जिस तरह की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, उस पर हम इस बात को केंद्रित करेंगे। डॉक्टर भानावत जी ने बताया कि लोहिया चौखंबा राज के पक्षधर थे और वो चौखंबा राज जिसमें ठीक जिस तरह से महात्मा गांधी ने कहा कि भारत उसके 7 लाख गांवों में बसता है, और उन्होंने ये भी सपना देखा था महात्मा गांधी ने कि हर एक गांव की पंचायत वो अपने आप में एक स्वायत्त इकाई होगी, 7 लाख गांवों से मिलकर ये हिंदुस्तान बना होगा। लोहिया का स्वप्न कमोबेश उसी तरह का था, जिसमें वो ग्राम पंचायत, जिला, प्रांत और पूरे देश की एक सरकार की कल्पना करते हैं। लोहिया नागरिक अधिकारों के सबसे बड़े चैंपियन हैं, और इसीलिए आप देखिए कि आजादी से पहले वो जितनी बार जेल गए उससे ज्यादा बार वो स्वाधीन भारत में जेल में गए हैं। चाहे वो नेपाल की राणाशाही के प्रतिरोध की बात हो, दिल्ली में वो नेपाली दूतावास के सामने लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में
नहर रेट के आंदोलन की बात हो, जहां सिंचाई का शुल्क लगा दिया गया है और किसानों को उसमें से, वो किसान जिनको कोई आमदनी नहीं है उन पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया है, उस पर वो एक ऐतिहासिक आंदोलन है जहां उन पर लोहिया जी पर आरोप लगा कि वे किसानों को उकसा रहे हैं कि लगान न दें। लेकिन लोहिया ने कहा कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है और उसका अतिक्रमण आपके इस कानून के तहत होता है। उसके बाद अनेक आंदोलन हैं जहां लोहिया लगातार पहल कर रहे हैं। कर्नाटक में वहां के जमींदारों के खेत में वो हल चलाते हैं और भूमि के समान बंटवारे की वो बात कर रहे हैं। लोहिया लगातार एक ऐसे समाज का स्वप्न देख रहे हैं जहां हर किस्म की असमानता की समाप्ति हो, चाहे वो अमीरी गरीबी पर आधारित हो, चाहे जाति पर। यहाँ सबसे बड़े मार्के की बात यह है कि लोहिया किस तरह से भारतीय समाजवाद भारतीय समाजवाद के सिद्धांत को गढ़ रहे हैं। पचमढ़ी में 1952 में उन्होंने जो थीसिस दी, उसको भारतीय समाजवाद की सैद्धांतिक वैचारिकी का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि समाजवाद क्या है, समाजवाद और साम्यवाद में फर्क क्या है। तो उन्होंने बुनियादी अंतर कहा कि हिंसा को हटा दीजिए, हिंसा को माइनस कीजिए और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को प्लस कर दीजिए, तो जो कुछ बनता है वो हमारा समाजवाद है। लेकिन वो इससे आगे कहते हैं कि यूरोप में तो सिर्फ वर्ग संघर्ष है, क्लास का, और आप संघर्ष करके निचले क्लास से ऊपर के क्लास में पहुंच सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा अजीब देश है जहां आप कितनी भी तरक्की कर जाएं, आपका क्लास तो बदल जाता है, लेकिन आपकी कास्ट नहीं बदलती है। तो ये जो विचित्रता है इस देश की, तो जाति विहीन समाज किस तरह से उसकी स्थापना हो, किस तरह से वो एक जाति विहीन समाज बने, वो बनाना हमारा स्वप्न है। और इसके साथ साथ यूरोपीय समाजवाद से अलग वे एक एशियाई समाजवाद और एक भारतीय समाजवाद का स्वप्न देखते थे, जिसमें भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, भारतीय भवन और भारतीय भोजन की वो बात करते थे। तो भारतीयता उनके रोम रोम में उनके थी और इसीलिए हिंदी को लेकर उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उन्होंने भारतीय भाषाओं और हिंदी के पक्ष में निरंतर लड़ाई लड़ी। अंग्रेजी हटाओ का जो आंदोलन उन्होंने चलाया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अंग्रेजी से कोई बैर है या अंग्रेजी से कोई द्वेष है, लेकिन वे आज जिस डीकोलोनाइजेशन की बात की जा रही है, उसकी आधारशिला तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रखी थी। उपनिवेशकरण या गैर उपनिवेशवाद की जो स्वप्न देखा था और जिसके लिए सक्रिय स्तर पर लगातार आंदोलन किया, लगातार जूझते रहे, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। ये अलग बात है कि उनको लगातार सहयोग मिला, उन्हें बिहार से और भारत के अनेक प्रांतों से बहुत से साथी मिले और एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जिसमें इस देश से वर्ग भेद, जाति भेद का उन्मूलन हो और साथ में एक विशुद्ध भारतीय एक नागरिक किस तरह से खड़ा हो, इसकी उन्होंने कल्पना की। सबसे बड़े आश्चर्य की बात कि वे नास्तिक थे, लेकिन चित्रकूट में वे रामायण मेले का स्वप्न देख रहे हैं। बहुत उन्होंने परिश्रम किया कि एक बड़ा रामायण मेला लगे। उन्होंने 1956 में जो मैनकाइंड पत्रिका का पहला अंक निकाला, उसमें राम, कृष्ण और शिव को लेकर उन्होंने जो लेख लिखा है, वो उनकी भारतीयता का और उनके आदर्श का सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राम, कृष्ण और शिव के जितने अच्छे गुण हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ये जो स्वप्न है स्वतंत्रता का और स्वराज्य का, वो स्वप्न उनके सिद्धांतों में, उनके कर्म में था। उन्होंने लगातार कहा कि राजनीति एक अल्पकालीन धर्म है और धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है। इसके साथ साथ
उन्होंने लगातार मुहावरेदार भाषा में बहुत जनता के हृदय के नजदीक जो भाषा है उसमें संवाद किया, छोटे छोटे नारे दिए। उन्होंने कहा कि वोट, फावड़ा और जेल, ये 3 चीजें भारत को समृद्ध करेंगी। वोट से आशय उनका था कि संसदीय लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उसमें तो आप हिस्सा लेंगे ही। फावड़ा यानी कर्म से था कि लगातार परिश्रम करें, और सिविल नाफरमानी यानी जेल जाइए, जहां भी कोई सत्ता निरंकुश हो, अत्याचारी हो, तो निर्भीक होके सड़क पर उतरिए। उन्होंने कहा कि सड़क जब सूनी हो जाएगी सड़कें, तब संसद आवारा हो जाएगी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत जरूरी लगता है कि नागरिक समाज हमारा वो सड़कों पर अगर नहीं उतरेगा तो वास्तव में संसद आवारा हो जाएगी। आज संसद का जो स्वरूप हमको देखने को मिलता है, हम सब निराश ही होते हैं। किस तरह से लोग चुनाव जीतकर आते हैं विधायिकाओं में, सदन में, तो लोहिया जैसे लोग हम सबके आदर्श हैं कि लगातार हम लोग सड़कों पर, आंदोलनों में और अन्याय अत्याचार के खिलाफ सक्रिय रहें। आप सबने मुझे यहाँ बहुत ध्यान से सुना। मैं श्रद्धेय भानावत जी, आदरणीय हुड्डा साहब, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ का बहुत आभारी हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद तोमर जी। आपने डॉक्टर लोहिया के जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जिसकी जानकारी सामान्यतः नहीं होती है लोगों को, उनका जिक्र किया। बहुत बढ़िया बात कि संसद आवारा हो जाएगी यदि सड़कें सूनी हो जाएंगी, है ना। वो धूमिल की भी शायद एक पंक्ति है ना इस तरह की, संसद को लेके मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका भी ये तो मेरे ख्याल उस समय के जो कवि थे उन्होंने भी इन्हीं लाइंस के ऊपर अपनी बात कही थी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, संसदीय लोकतंत्र में एक स्वस्थ और किस तरह के संस्कार हम डाल सकें, किस तरह से हमारा लोकतंत्र जीवित रह सके सम्मान के साथ। वो शायद एक पंक्ति में बहुत कुछ कहने का उन्होंने साहस किया। और वोट और फावड़े के माध्यम से कैसे एक वोट सरकार को बदल सकने में सक्षम है, और फावड़े को परिश्रम का उन्होंने पर्याय बताया। नास्तिक होते हुए भी धर्म के विरोधी वो नहीं थे। जैसा आपने कहा कि उन्होंने राम, कृष्ण और शिव के गुणों को आत्मसात करने वाला जो अपना लेख लिखा, उसमें ये सारी बातें कहीं ना कहीं समाहित होती हैं। तो शायद एक समन्वयवादी दृष्टि उनके उसमें रही, लेकिन अंततः उनका जो स्वप्न था, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की भाषा, भेष और भोजन, उसका जो भारतीयकरण है। अब पश्चिमी सभ्यता की ओर इतना आकर्षित हो रहे हैं, उस दौर में भारतीयता की बात करना, मुझे लगता है कि शिवाजी ने भी इस बात को रेखांकित किया था कि आज के दौर में शायद राम मनोहर लोहिया और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। और अब तो हम शिक्षा के साथ आईक्यूएस की बात करने लगे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करने लगे हैं। लोहिया ने तो बहुत पहले ही भारतीय भाषा की बात, वेश की बात, भोजन की बात की, और किस तरह से उन्होंने अपनी जो एक राष्ट्रीय वेशभूषा है उसके सम्मान को बचाने के लिए अमेरिका में सत्याग्रह किया। उन छोटी छोटी घटनाएं जो ऐसे महापुरुषों के बारे में है, वो हमें कहीं ना कहीं सोचने के लिए बाध्य करती है कि किस तरह से एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए वो लोग तत्पर रहे। और इस देश के नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण बात है विश्व नागरिकता की बात। ये कल्पना कर, पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया ही अपनी है। वसुधैव कुटुंबकम तो भारतीय दर्शन का एक बहुत बड़ा स्वप्न रहा है। तो विश्व नागरिकता, जहां रंग के आधार पर भेद नहीं हो, गरीबी अमीरी का अंतर कम होता चला जाए, ये सही है कि ये बिल्कुल कल्पना करना शायद बहुत कठिन है कि सब कुछ खत्म हो जाए एक दिन में, लेकिन हम प्रयास तो करें, एक कदम आगे तो बढ़ाएं। परमाणु निशस्त्रीकरण सबसे बड़ी आवश्यकता है। वर्षों से लंबित युद्ध ने आज पूरी मानवता को किस तरह की विभीषिका में, मैंने कुछ यूएन की साइट्स को मैंने वो कर रखा है, मेल पे आती है सूचनाएं रोज उनकी, गाजा में, और वहां जिस तरह के हालात हो गए हैं, अरबों डॉलर्स का खर्चा होगा उनके पुनर्स्थापना में। जिस तरह से नई पीढ़ी कुपोषण की शिकार है, स्वास्थ्य सेवाएं नष्ट हो गई, स्कूल नष्ट हो गए, उन बच्चों का किस तरह का भविष्य होगा, हम कल्पना करें तो मन कांप उठता है। उस तरह की खबरें और चित्र देखने को मिलते हैं। ये सही है कि उस यूएनओ के अप्रासंगिक होते दौर में हम शायद वैश्विक पंचायत की बात करें। तो आपने बहुत सारे पक्षों पर ध्यान आकृष्ट किया, और हो सकता है हमारे
जो प्रतिभागी हैं, मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले 40 के ऊपर हमारे प्रतिभागी हैं। बहुतों के मन में कुछ सवाल हो सकते हैं। आपने जिस तरह से आप दोनों मित्रों ने लोहिया के जीवन को आत्मसात करते हुए और कितने उस समय के दौर के याद किया, मधुलिमय। मुझे तो याद आता है रेडियो पर, आकाशवाणी पे कितने उनके भाषणों के तेज तर्रार भाषण होते थे, उनके बारे में खबरें सुनते थे। जनता पार्टी 77 में तो कितना बड़ा योगदान मधुलिमय का था, कितने वर्षों तक वो सांसद रहे। तो बहुत सारे इतिहास के जिस तरह से पृष्ठ आपने जीवंत किए। इसके पहले कि अब प्रश्नोत्तर के लिए इस सत्र को प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस शाम की स्मृति में आपको एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें। और ये ई सर्टिफिकेट, ई मेमेंटो हम आपको व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे और यहाँ प्रतीकात्मक रूप से इस आभासी मंच पर हम भेंट कर रहे हैं। जी प्रियंका जी। Thank you so much, sir. Ma'am, this is your e-certificate from our side. Thank you so much for your detailed explanation on this topic. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Priyanka. Thank you so much. Let me share your e-memento as well. Ma'am, this is your e-memento. I guess it is visible on the screen. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So this is your e-certificate. I'll be sharing you on WhatsApp. Thank you so much, sir, for your insightful thoughts you have shared with us. अब मुझे आप सबके जो पुष्पगुच्छ आपने दिए वो बहुत अच्छे लगे और ये एक नया अभिनव तरीका है। और में ये बहुत इसको- अच्छा तरीका है। जी Thank you, sir. This is a memento from BVI Cam and Communication today. Just an honor of gratitude and respect. Thank you so much, sir. सर नमस्कार। अब ये सत्र हाँ चर्चा के लिए खुला है। जो भी अपनी बात Meanwhile, कहना चाहते हैं, the नाम बताएं, परिचय certificate दें। link, sir, just an announcement for all the participants. The certificate link for certification has already been shared in the chat box. Meanwhile, you can generate your certificate by filling up the details. Thank you, sir. हाँ हेलो। विवेक जी कुछ कह रहे हैं जी। जी सर बहुत अच्छा विचार उत्तेजक कार्यक्रम हमने सुना और थोड़ा मैं खुलकर अपनी बात रखना चाहता हूँ। कहीं उसकी अनुमति मुझे प्रदान कर रहे हैं। बहुत हृदय से अपनी कुछ बात रखना चाह रहा हूँ जी। मतलब अभी जो लोहिया जी के विषय में जितना हमने जाना समझा, और तो मेरा एक सहज जिज्ञासा या मेरे ज्ञान में कमी हो सकती है, या लेकिन मेरी एक सहज जिज्ञासा है, या बहुत लोगों की हो सकती है। तो प्रश्न यह है कि लोहिया जी पर हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही You है। are audible. You are audible. जी कि उन्होंने जिस तरह से के राजनीतिक मूल्य और जिस दिशा की बात की है, और हमने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम हुआ, तो वर्तमान समय में उस दिशा को बनाए रखने के लिए ये जो प्रयास है, मतलब प्रासंगिक कितना है, मतलब कि और थोड़ा खुलकर बोलूं तो सफल कितना हो रहा है। क्योंकि प्रयास तो हमेशा करते रहना चाहिए, चाहे एक बूंद बराबर भी प्रयास हो, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उसकी अभी क्या स्थिति है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। जयंत जी। जी सर, विवेक जी अगर बताते कि किन से उत्तर की अपेक्षा है तो और अच्छा रहता, लेकिन चूंकि हम श्री तोमर सर से ही पहले जानना चाहेंगे, और अगर मुझे ऐसा लगा कि संतुष्टि नहीं हुई तो आपकी अनुमति हो तो मैं दूसरे वक्ताओं से भी कुछ बात करना चाहूंगा इसके बाद। ठीक है। हमको अच्छा लगेगा अगर लोहिया का एक भाषण है निराशा के कर्तव्य, उसको अगर पढ़ेंगे। वो उस भाषण को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उस दिशा में तमाम बाधाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमको अपना काम करते जाना है। तो हमको लोकतंत्र के लिए और देश के लिए और विश्व के लिए ठीक लग रहा है।
तो वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें निराशाएं भी हैं, आशाएं भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सब अपना काम इस घटाटोप निराशा में भी हम करते चले जाएं, वो सबसे बड़ी बात है। हाँ सर, मैं इसी बात के मैं प्रश्न मेरा ये भी था, चूंकि बीजारोपण होगा तो कभी ना कभी वो वृक्ष में बदलेगा, लेकिन अगर हम जानना चाहें कि किन्हीं अभी वर्तमान जो राजनीतिक दल हैं कहाँ कुछ उस अंकुरण है वहां पर जहां पर हम कुछ आशा भी कर सकते हैं, या बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर हमको समाज में जाके प्रयास करना चाहिए। इसका उत्तर श्रद्धेय भानावत जी, डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव जी देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि प्रयास हमेशा जारी होने चाहिए। जैसा आपने कहा कि अभी सब तरफ अंधकार है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, उस समय क्या किसी ने सोचा, इतना शक्तिशाली साम्राज्य जिनके लिए कहा जाता है कि उनके तो शासन में कभी सूर्यास्त भी नहीं होता है, यदि उस समय के हमारे क्रांतिकारी लेखक पत्रकार ये सोच लेते कि इतनी बड़ी सत्ता को हम कैसे यहाँ से भगाएंगे और चुपचाप बैठ जाते, तो आज भी हम उस गुलामी में सांस ले रहे होते। वो छोटे छोटे प्रयास जो उस समय हुए, उन्होंने अंततः कुछ 100-125 साल की लड़ाई थी। तो कुछ ऐसे महापुरुष, ऐसे चिंतक जब समाज में आते हैं और उस पर निरंतर शोध होता है। दुर्भाग्य की बात है, यदि आप आज की इस पीढ़ी से लोहिया जी के बारे में बात करेंगे तो कितने ऐसे युवा होंगे विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले जो लोहिया के विचारों से परिचित होंगे, है ना। तो कम से कम ऐसे विचारों को, एक छोटा सा दिया जलता है, जब बहुत सारे दिए जलते हैं तो अंधकार को हर लेते हैं। तो जो आपने उस आर्टिकल का उदाहरण दिया कि निराशा के स्वर, मुझे लगता है कि इस निराशा में कहीं ना कहीं आशावादी स्वर होना चाहिए। जब कारें आई थी तो सुविधा के लिए आई थी, और अचानक इतने एक्सीडेंट हुए। अभी पिछले 2 महीने में देश में कितनी जगह गाड़ियां जलने लग गई, बसें जल गई और कितने लोग मर गए, प्लेन क्रैश हो रहे हैं। हम तो छोड़ दे चलना उसके अंदर, ये नहीं होगा। तो ये सारी चीजें साथ में रहेंगी, राम और रावण, इस तरह की शक्तियां हमारे साथ में रहेंगी। लेकिन जब इस तरह के व्यक्तित्व हमारे बीच में होंगे और कहीं आपको प्रेरित करेंगे, उत्साहित करेंगे, आज नहीं तो कल वो सपने साकार होंगे। लोहिया जी ने आरक्षण की बात की थी, वो तो 60% आरक्षण तक कह रहे थे। ठीक है, उसमें फिर डिबेट हो सकती है इसके पक्ष विपक्ष में। लेकिन जिन दलितों को सदियों तक जिनका शोषण हुआ, किसी ने, हमारे शायद अंकित तिवारी जी ने, इलाहाबाद के जो पत्रकार हैं, लिखा भी था कि वो शोषितों के मुक्ति के लिए उन्होंने कितना काम किया। गोवा गोवा मुक्ति संग्राम में जो लोहिया का योगदान रहा, बताइए, एक व्यक्ति जो वहां रहते हुए पुर्तगाल के उस प्रभुत्व को महसूस करता है और एक आंदोलन खड़ा करता है और गोवा मुक्त हो जाता है। तो आप एक स्टेप आगे तो बढ़ाइए। केवल रोना धोना, आंसू बहाने से मुझे नहीं लगता है किसी तरह का परिवर्तन हो सकता है। आज भी इस देश ने वोट के बल पे सत्ताएं बदली है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जब हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरह से सैन्य शासन है और जिस तरह से वहां मारकाट मची हुई है, ऐसे में भारत में इतने सालों में लोकतंत्र जीवित है। कोई ना कोई तो ताकत है ना साहब हमारी, कि उस वोट के बल पे, ठीक है 5 साल बाद नेता हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन फिर कहीं तो कोशिश है। राइट टू कॉल की बात हो रही है, नोटा भी आया नहीं आया उसके अंदर, है ना। वो जो अपने थे एक इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने बता दिया इलेक्शन कमीशन की क्या पावर होती है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति आएंगे तो कहीं मुझे लगता है बदलाव भी होगा। और दिक्कत वही है कि भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में, 3 उंगलियां जब सामने है तो एक उंगली हमारी और भी है। वो हमें अपने से शुरुआत करनी होगी, उस बदलाव के लिए तैयार करना होगा। तभी शायद हम कोई सपने को जो हमारे महापुरुषों ने देखा था उसको साकार करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। मेरी धारणा तो यह है। बाकी शिवाजी इसको और एक्सप्लेन करना चाहें नहीं तो। सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डॉक्टर लोहिया खुद कहते थे, गांधी हो या डॉक्टर लोहिया हो, वो कहते थे कि किसी भी चीज की शुरुआत खुद से करनी होगी। तो हम दूसरों की तरफ जो चेहरा ताक के देखते हैं कि ये सामने वाला इसकी शुरुआत करे, तो क्यों ना हम शुरुआत करें किसी चीज की। वो आप भी हो सकते हैं। यदि हमको किसी से शिकायत है तो बजाय उससे शिकायत करने के हम उस चीज का इनिशिएटिव लेके चीजों को आरंभ कर सकते हैं। और रही बात राजनेताओं से उम्मीद की या सरकारों से उम्मीद की, तो कहीं ना कहीं समाज में बदलाव तो समाज में लोगों से आएगा। अगर उनकी मानसिकता, जैसे मानसिक गुलामी को जो है, वो डॉक्टर लोहिया बहुत बुरा मानते थे। वो कहते थे कि मानसिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है।
तो मानसिक स्वतंत्रता किस तरह से आएगी? पढ़ने लिखने से आएगी, समझ में आएगा। सही गलत का आप अनुभव कब कर पाएंगे? जब आप पढ़ेंगे चीजों को, जब समझेंगे। जैसे निराशा के कर्तव्य की बात श्री जयंत जी ने की, तो निराशा के कर्तव्य एक अच्छा खासा मतलब कम से कम 60-70 पेज का एक जो है वो है, भाषण ही है वो। आप उसको पढ़ेंगे तो वाकई में आपको कई बार लगेगा कि हम कहाँ कमजोर पड़ते हैं और कहाँ हमको ताकतवर होना चाहिए। वो आप पढ़े जरूर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका उत्तर बहुत सभी वक्ताओं का प्रेरित करने वाला रहा और मैं इसको पढ़ूंगा। और मुझे लगा, मैंने भी पढ़ा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, सरदार भगत सिंह ने कहा था। तो विचार ही फैलते रहना चाहिए और ये आज कार्यक्रम की सफलता है कि विचार फैलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारी दृष्टि शुरू में मैंने कहा था ना, वो कृत्रिम फूलों की खुशबू है, हम उसको वास्तविक फूलों की खुशबू की तरह से महसूस करें और विचारों की उस खुशबू को दिग दिगंतर में फैलाएं। धोती पहन के एक व्यक्ति अमेरिका में सत्याग्रह कर रहा है और शाम तक प्रशासन झुक गया, ये उसका आत्मबलि तो है ना? जी तो जी जी। मुझे लगता है कि ये आत्मबलि हमारी असली परीक्षा है। जी, और कोई सवाल? There was a mention of Hyderabad. I'm from Hyderabad, so I'm curious. सुना तो था, बट कई साल पहले कुछ सुना था, तो बड़ा it's not very clear to me today. रोहित जी, any question? I asked the question about Hyderabad. Please repeat your question. We are not able to listen your question. What do you want actually to ask? You are not audible. अनम्यूट कर लीजिए सर। Sir, you are not audible properly. You can drop your question while writing also in the chat box. You are not audible, sir. श्रद्धेय भानावत जी, मुझे लगता है कि डॉक्टर रोहित राज माथुर जी ये जानना चाह रहे हैं कि हाँ। हैदराबाद के साथ लोहिया जी का किस तरह का संबंध रहा। तो 1956 में ही वो हैदराबाद चले गए। बद्री विशाल पित्ती जो निजाम को भी कर्ज देते थे, इतने बड़े व्यवसायी और वित्तशाली व्यक्ति थे, वहाँ वो रहे और उन्होंने अपनी सोशलिस्ट पार्टी की सारी गतिविधियां वहीं से संचालित की। वहाँ बद्री विशाल पित्ती कल्पना पत्रिका निकालते थे, जो हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं में एक श्रेष्ठ पत्रिका थी। वहीं एम.एफ. हुसैन रहते थे और वहीं डॉक्टर लोहिया ने एम.एफ. हुसैन से कहा कि तुम किन किन के चित्र बनाते रहते हो सेठ साहूकारों के, इस देश में जो सबसे बड़े महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, इनके चित्र बनाइए, बैलगाड़ी में ले जाके जगह जगह उनको दिखाइए। तो एम.एफ. हुसैन लोहिया से वहाँ प्रभावित हुए और हैदराबाद की बहुत बड़ी भूमिका है वहाँ। एक से एक बड़े विद्वान हुए जो लोहिया के संपर्क में आए और वहाँ एक वातावरण समाजवादी विचार का बना था। जी, सब और कोई सवाल? चलिए, मुझे लगता है कि सवाल अब नहीं है। एक सूचना के साथ कि हमारी अगली जो वेबिनार है 27 बजे, उसका विषय है डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू बिल्ड योर ऑनलाइन आइडेंटिटी। इसकी विस्तृत सूचना, लिंक अपना सेम ही रहता है जिस पर अपन आज जुड़े हैं, बाकी विस्तृत सूचना आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाएगी। आप में से जिन मित्रों की अभिरुचि है इस तरह की सेमिनार्स और वेबिनार्स में, वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करें। उसका लिंक जो हमने आपको सूचनाएं भेजी है व्हाट्सएप पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, उसमें दिया गया है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है communicationtoday.net, उस पर भी आप अपडेट्स देख सकते हैं। हमारे पुराने सारे इश्यूज भी हैं कम्युनिकेशन टुडे के, वहाँ भी उनको आप पढ़ सकते हैं। और हमारा यूट्यूब का चैनल है, वो सारी रिकॉर्डिंग हम उस पर अपलोड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप शेयर करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, अपने मित्रों जो उनकी लाइक माइंडेड लोग हैं उनमें, अपने परिचितों के साथ, अपने अकादमिक ग्रुप्स में, ताकि जैसा विवेक जी ने भी कहा
कि आज की हमारी सफलता यही है, हम इस विचार को प्रसारित करने में सफल रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं, जब हमने शुरू किया था 5 साल पहले, सोचा नहीं था कि 185 के आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। इस मंच पे 500 से अधिक लोग आ चुके हैं, एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, डिफरेंट फील्ड के आ चुके हैं। वो थिएटर से हैं, फिल्म से हैं, कितनी जगह से हमारे साथ लोग जुड़े हैं, मीडिया टीचिंग से हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन के हैं। उन सब के विचार, एक विषय को कितनी तरह से आप सोच सकते हैं, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। तो इसके साथ आप जुड़ेंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। अपनी टिप्पणियों से भी आप हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा प्रियंका जी को वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जिस तरीके से मैम ने शुरुआत की कि हाँ हमारे लोहिया सर ने किस तरीके से कुछ जो रिवॉल्यूशन है उसके थ्रू चेंज के बारे में बात की, इक्वालिटी के बारे में बात की, जिस चीज के बारे में हम आज के टाइम पे बात करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज के लिए ये हमें चेंज चाहिए। तो हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने उस टाइम पे इन चीजों के बारे में बात की और उसके लिए इतने कोशिश की है कि हाँ वो सारी चीजें चेंज हो। सर ने मैम ने बात की किस तरीके से एक कोशिश थी जिसकी वजह से वो चाहते थे कि जो रिच और पुअर के बीच में गैप है वो उससे फिल कर पाए, जिसके बारे में मुझे लगता है आज भी बातें होनी चाहिए, बिकॉज आज वो डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उस चीजों के बारे में पहले ही बात हो चुकी है। मैम ने ये भी बताया किस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया था पॉवर्टी और बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके बारे में। उन्होंने बात की थी कल्चर, रिलीजन और इन चीजों का जो इम्बैलेंस है उसके बारे में। मैम ने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने हमेशा से कंसर्न शो किया कि हमारे जो प्रोडक्शन है वेपन का वो ज्यादा ना हो उसका, क्योंकि जिस तरीके से हम उसे प्रोड्यूस करेंगे हम उसे कंज्यूम करने के लिए वॉर जोन क्रिएट करेंगे। तो वो सारी चीजों के बारे में लोहिया जी ने बात की। मैम ने ये भी बताया कि किस तरीके से वो इस चीज पे हमेशा फोकस करते थे कि हमें एक पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों के बारे में गैप मेंटेन करना चाहिए, अपने चीजों को प्राइवेट रखना चाहिए। तो ये चीजें उनके बारे में मैम ने बताई। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स है जो हिडन थे। मतलब आज के टाइम पे लोग सोशल मीडिया के थ्रू हर छोटी छोटी अपनी लाइफ की बातें पॉडकास्ट के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू लेकर आते हैं। तो मैम ने वो बताया कि एक गैप मेंटेन करना और चीजों को पर्सनल रखना भी इम्पोर्टेंट है, जो कि लोहिया जी ने हमेशा से किया है। जिस तरीके से सर ने चीजें एक्सप्लेन की, सर ने बताया कि जो अलग अलग आंदोलन किए हैं लोहिया जी ने, इंक्लूडिंग भारत छोड़ो आंदोलन में उनका कंट्रीब्यूशन था। सर ने ये भी बताया कि बहुत सारे ऐसे मार्चेस थे जो उन्होंने किए और हर मार्च का एक अलग मोटो था। और बेसिकली उनका जो मोटो था वो ये था कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें, हम अपने लैंग्वेज को प्रमोट करें, हम अपनी चीजों को प्रमोट करें जो हम इंडियंस ने बनाई है, ठीक है। जो बाहर की चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं हम बॉयकॉट करें। और उनका जो सारी चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका था वो बहुत डिफरेंट था। लोग बहुत ज्यादा उनकी बातें सुनते थे और बहुत बारी ऐसा हुआ कि वो बिहाइंड द बार्स, मतलब बार्स के पीछे जाकर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रकाशित की हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उनको कोई रोक नहीं पाया। जिस तरीके से उन्होंने सर ने न्यूज लेटर की रिलीज की बात की, सर ने बताया किस तरीके से मैनकाइंड का जो उनका पेपर था वो आया। उन्होंने ये भी बताया कि जो पॉलिटिक्स में उनका कंट्रीब्यूशन था, दो वो पॉलिटिक्स में नहीं थे लेकिन फिर भी वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की वजह से उन्हें बारी बारी जेल की जो जर्नी है वो तय करनी पड़ी, उन्हें कोई रोक नहीं पाया। सर ने ये भी बताया किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने महात्मा गांधी जी को सपोर्ट किया। सर ने ये बताया कि किस तरीके से लोहिया जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। जितने भी यूथ है या जितने भी पोटेंशियल यूथ है जिनमें एक पोटेंशियल है कुछ कर जाने की, वो उस टाइम पर उन्होंने इतना कुछ कर लिया। तो वी ऑल ऑफ अस जितने भी लोग सुन रहे हैं हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव द एक्सेसिबिलिटी, वी हैव द सोर्स, हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिनसे हम अपनी बातें स्प्रेड कर सकते हैं। हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है लाइक यूट्यूब, ब्लॉगिंग, वेबिनार, सेमिनार, तो हम अपनी बातें रख सकते हैं और हर एक छोटी चीज जिसके बारे में एक अच्छा चेंज लेकर आने की कोशिश करते हैं तो हम वो लेकर आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इन डेप्थ एंड डिटेल्ड इलेबोरेशन ऑन सर। सो आई गेस आपने छोटे छोटे एक्सपेक्ट को कवर किया। मेरे को सबसे ज्यादा जो चीजें इन्फ्लुएंस की वो आप दोनों की नॉलेज, जिस तरीके से आपने लोहिया सर को पढ़ा है, आई गेस दैट इज रिमार्केबल। आई एम ऑल्सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक्स टू बनावत सर एंड प्रोफेसर एम एन हुड्डा सर, डायरेक्टर बीवीआई कैंप, बिकॉज आप दोनों की वजह से हम यहाँ पर हैं। सर को, मैम को और बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर को सुन पा रहे हैं। स्पेशल थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, बैक एंड टीम, जयंत सर, पुष्पिंदर सर, and all the candidates who are being connected indirectly or directly through this webinar. So each and everyone, thank you so much.
बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साहब, प्रियंका जी। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सर। और नमस्ते। 26 तारीख को फिर अपनी मुलाकात होती है जी 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 और बहुत आप धन्यवाद चाहे तो लीव कर सकते हैं। जी 10 मिनट हमारी जी विंडो बिल्कुल खुली रहेगी। जिन जी पार्टिसिपेंट्स जी को सर्टिफिकेट नहीं और ये मिला है सर्टिफिकेट वो के लिए ले सकते हैं। सर्टिफिकेट की